अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेट करती है रोज़ प्लांट की फर्टिलाइज़र के बारे में। यानी कि वो लोग जो कि रोज़ प्लांट के ऊपर बहुत जो है वो तरीके कर चुके हैं, लेकिन उनके कोई फ्लावर्स नहीं आते, रोज़ प्लांट की सेहत ठीक नहीं है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा जो है वो फर्टिलाइज़र शेड्यूल लेके आई हूँ, जिसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी जो रोज़ प्लांट है वो हेल्दी भी रहेगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा और भरपूर फ्लावरिंग करेगा इस स्प्रिंग के अंदर। तो जी, अब वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है कि रोज़ प्लांट के ऊपर कैसी फर्टिलाइज़र दी जाए ताकि आपका रोज़ प्लांट जो है वो अच्छी-सी फ्लावरिंग करे, उसकी सेहत भी अच्छी रहे और बीमारियों से भी बचा रहे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगी, वो ये है कि आपने नर्सरी में कोई भी पौधा, चाहे वो गुलाब का पौधा है या कोई और फूलों वाला पौधा है, फूल वाले पौधे की बात कर रही हूँ। आप नर्सरी पे गए, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप घर उठा के ले आए। अब आपकी परेशानी क्या होगी? नर्सरी के ऊपर तो बड़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, बड़ी भरपूर फ्लावरिंग कर रहा था। जब आप घर लेके आए तो 2-3 दिन मतलब वो वाले फ्लावर मुरझा के जो वहाँ पे थे, अब नई फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है उस नर्सरी वाले का या उस फार्म का जहाँ से ये पौधे आए हैं। क्या कसूर है? वो यूज़ करते हैं, जितनी भी वो कलमें लगाते हैं, जितने भी वो फ्लावरिंग प्लांट की लगाते हैं, उनके ऊपर वो यूज़ करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन यूज़ करते हैं और वक़्त से पहले उन हार्मोन्स के ज़रिए वक़्त से पहले उनसे फ्लावरिंग फ्लावरिंग लेते हैं। जब आप घर में वो लाते हैं तो आप तो हार्मोन यूज़ नहीं कर रहे, तो हार्मोन तो आप जब वाटरिंग करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है? तो आपका जो पौधा है फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो ये मसला है पौधों के साथ, तो इसमें दिल छोटा मत कीजिएगा। अगर हम एक जो रूटीन फ़ॉलो करेंगे अपने प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो हमारे प्लांट्स बिना हार्मोन्स के जो हम अच्छी इनको खादें देंगे, उससे वो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो खास से भी पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है धूप। रोज़ प्लांट को पूरे दिन की धूप चाहिए, ठीक है? पूरे दिन की, गर्मी हो या सर्दी हो, पूरे दिन की धूप। और पूरे दिन की नहीं मिल रही तो आप उसको ऐसे स्पॉट पे रखें जहाँ पे उसको कम से कम 6 घंटे की धूप तो मिले ही मिले। इससे कम धूप पे कंप्रोमाइज़ रोज़ प्लांट नहीं करेगा, ठीक है? तभी वो फ्लावरिंग करेगा। फर्टिलाइज़र से भी पहले आप उसको 6 घंटे की धूप पे रखें। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो रोज़ प्लांट है उसको फर्टिलाइज़र हम जो देनी है वो दें कब? गर्मी में दें, सर्दी में दें, बहार में दें, कब दें? तो जी, रोज़ जो प्लांट है उसको फर्टिलाइज़र कब देनी है, उसके लिए आपको मालूम करना होगा अपने रोज़ प्लांट का फ्लावरिंग शेड्यूल। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि जो आपका जो रोज़ प्लांट है वो बडिंग कब स्टार्ट कर रहा है और उसको फ्लावर फॉर्मेशन कब कर रहा है, फूल देना स्टार्ट कब से कर रहा है। आजकल मार्केट में डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, कोई कौन-सी तो कोई कौन-सी। अच्छा, जो नर्सरी वाले हैं ना वो आपको कोई भी जो वैराइटी है ना टकरा देते हैं, उठा के कहते हैं इंग्लिश रोज़ है बस और खुदा जाने उसकी जो वैरायटी होती है वो कौन-सी होती है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये मालूम करना है कि उसकी वैरायटी कौन-सी है और अगर आप मालूम वैसे उसकी ज़ाहिरी उससे नहीं मालूम कर रहे, तो आप उसको 1 साल घर में रखें, तो आप खुद जान लेंगे कि उसकी जो फ्लावर जो है वो स्टार्ट कब से करता है। क्या वो जो है अब बाद जो रोज़ प्लांट्स हैं उनकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो अक्टूबर से लेके जो है वो फ़ेब तक एक वो जो है फ्लावर्स का स्पेल देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके बाद वो नेक्स्ट स्पेल देते हैं समर्स में, फिर जाके वो जो है सावन के बाद एक स्पेल देंगे। तो इस तरह से और बाज़ ऐसे जो रोज़ प्लांट्स हैं वो ऑल द समर लॉन्ग आपको जो है वो फ्लावरिंग देंगे। ये वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो फ्लावरिंग कब देगा। आपने बस क्या करना है कि फर्टिलाइज़र का शेड्यूल जानने से पहले ये जानना है कि आपका जो रोज़ प्लांट है उसका फ्लावरिंग शेड्यूल क्या है? वो कब फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, ये आपको मालूम करना है। अब इस प्लांट की बात करें तो ये दिसंबर में भी ब्लूम्स देता रहा है, अभी भी ब्लूम कर रहा है। ये जो स्पेसिफिक फुटेज है ये है 22 जनवरी की, ठीक है? और इसमें न्यू जो बर्ड्स हैं वो भी अपीयर हो रही हैं, जैसे आप ये देखें यहाँ पे ये बर्ड्स हैं, इसके अलावा ये बर्ड अपीयर हो रही है। तो ये जो रोज़ है ये अप्रैल तक इसी तरह फ्लावरिंग करता रहेगा। एक और रोज़ है, आप देख सकते हैं ये भी अभी फ्लावरिंग पे है, ठीक है? और ये भी सेम 22 जनवरी की ही फुटेज है, इसमें भी जो न्यू बर्ड्स हैं वो अपीयर हो रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू बर्ड है। तो ये भी दिसंबर में भी फ्लावरिंग कर रहा था, अभी भी जनवरी में भी कर रहा है और अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। उस प्लांट है ना उसकी जो फ्लावरिंग है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक उसका फ्लावरिंग शेड्यूल क्या है डिपेंडिंग ऑन इट्स वैरायटी, उसकी वैरायटी क्या है और दूसरी चीज़ कि आप किस एरिया में रहते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़ प्लांट को फर्टिलाइज़र कब देना है, कौन-सा देना है, कितना देना है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिर दे के कब देना है यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये सब चीज़ जानेंगे हम इस वीडियो में। अब मान लो कि आपको पता चल गया कि आपका जो रोज़ प्लांट है उसका जो फ्लावरिंग शेड्यूल है वो क्या है। मिसाल के तौर पे, हमारा जो रोज़ प्लांट है वो फ़ेब में
हमने शेड्यूल तो जान लिया, अब हम ये देखते हैं कि जो फ़ेब है, उसके स्टार्ट में हमारा जो रोज़ प्लांट है, वो कॉम्प्ले निकालना शुरू होता है। यानी हमने दिसंबर में उसकी प्रूनिंग की थी या जनवरी में प्रूनिंग की थी और फ़रवरी में वो कॉम्प्ले निकाल रहा है। अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ़ कॉम्प्ले निकल रही हैं, बिल्कुल हल्की-हल्की, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब जी हमारा इस पॉइंट पे यानी फ़रवरी में जहाँ से कॉम्प्ले निकल रही हैं, हमारे फर्टिलाइज़र का जो साइकिल है, वो होता है स्टार्ट। तो इस पॉइंट पे रोज़ प्लांट को कौन-सी फर्टिलाइज़र देनी है? नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र क्यों देनी है? ताकि जो कोंपले हैं वो उन्हें निकलने में नाइट्रोजन मदद करे, पत्ता अच्छा बने, जो अच्छी-अच्छी ब्रांचेज़ हैं वो सेहतमंद होके निकलें। अब सवाल ये उठता है कि नाइट्रोजन जो देनी है इसको, हाई नाइट्रोजन खाद जो इसको देनी है, वो उसके ऑप्शंस क्या हैं? तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। पहला ऑप्शन, अगर आप यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक खाद होती है, जो केमिकल खाद आपको बाज़ार से मिलती है, वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करो। कौन-सी? एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20। ये आप इसमें ऑल्दो कि बैलेंस फर्टिलाइज़र है लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो आप जो है वो अपने बाज़ार से लानी है और उसको लिक्विड फॉर्म में जो डाइल्यूट करके जो भी तरीका लिखा होगा बॉटल के ऊपर, वो करके आपने रोज़ प्लांट को दे देना। बात आती है जो लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, मेरी तरह मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, ना अपनी सब्जियों पे, ना फलों पे और ना ही किसी और प्लांट पे। मैं ऑर्गेनिक तरीके से चलती हूँ, मेरी ज़िंदगी वैसे भी ऑर्गेनिक है और खाद्य भी मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। तो जी ऑर्गेनिक ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? अच्छा, जिन लोगों को मैंने जो है सिंथेटिक खाद बताया वो इसलिए बताया कि बाज़ लोग उस तरीके से यूज़ करते हैं ना, वो खादें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने उनको तरीका बता दिया, मैं खुद नहीं यूज़ करती। ऑर्गेनिक क्या खादें यूज़ करनी है जी? आप यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले सरसों की खली, ठीक है? वो नाइट्रोजन में वो बड़ी जो होती है हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होती है, सरसों खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंपोनेंट उसमें पाया जाता है, तो आप सरसों की खली को यूज़ करोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी जो खाद है इस पॉइंट पे जो हम दे रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं देनी, वो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में ही देनी है। चाहे वो सरसों की खली है या चाहे आप जो एनपीके 19-19-19 वो तो ज़ाहिर बात है आप उसको लिक्विड फॉर्म में ही देंगे। तो सरसों की खली वो भी लिक्विड फॉर्म में देनी है, आप यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी ग्राउंड्स, आप यूज़ करते हैं सकते हैं अपनी चाय की आम पत्ती जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक ऑप्शंस हो गए जिनमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट हाई है। तो ये आपने लिक्विड फॉर्म में देनी है और लिक्विड फॉर्म में तैयार कैसे करनी है कि आपने एक पार्ट, अगर आप सपोज़ करें यूज़ कर रहे हैं चाय की पत्ती, तो आपने एक पार्ट चाय की पत्ती को पहले जो है उबाला, जितना उबाला वो एक पार्ट हो गया और उसके 10 पार्ट उसमें पानी डालना है, तब जाके आपने रोज़ प्लांट को वो देना है। अब जी ऐसे हुआ कि हमारी कॉम्प्ले भी निकल आई और हमने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी दे दिया। अब हमने क्या करना है, जो प्लांट है उसको मजबूर करना है कि वो बर्ड फॉर्मेशन करे। तो बर्ड फॉर्मेशन के लिए हमें उसकी कौन-सी फर्टिलाइज़र हमने उसको देनी है, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर जो कि बर्ड फॉर्मेशन में प्लांट को हेल्प करे। तो उसके क्या-क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। अगर आप बाजार की खाद यूज़ कर रहे हैं जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसका फार्मूला क्या होता है एनपीके। तो जहाँ पी का जो कंपोनेंट है ना उसकी रेशो जिसमें ज़्यादा हो, वो आपने यूज़ करना है। यानी एनपीके तो फास्फोरस की रेशो जो मिडल नंबर है वो हायर होगा, तो इसका मतलब है इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, तो आपने वो वाली खाद यूज़ करनी है। नहीं तो ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो जी क्या करना है, हमने लेना है गोबर की खाद। अब गोबर की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है, लेकिन क्या करना है, गोबर की खाद यूज़ करनी है लेकिन सॉलिड फॉर्म में यूज़ नहीं करनी। हमने ऐसी फॉर्म में यूज़ करनी है कि प्लांट जल्दी-जल्दी उसको एब्ज़ॉर्ब करे। जो सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र होती है ना वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होती है, और हमने, आपको याद होगा जब रोज़ की मिट्टी बनाई थी तो हमने उसमें गोबर खाद तो वैसे यूज़ की थी उसकी कंपोस्ट। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे बर्ड फॉर्मेशन के लिए जो गोबर खाद है उसको एज़ अ लिक्विड फॉर्म यूज़ करना है, और वो कैसे कर रहा है कि एक पार्ट, अगर आप सपोज़ करें कि आप एक जो है आधी बाल्टी, उसमें जो गोबर का टुकड़ा है, अगर सपोज़ करें इतना टुकड़ा है, वो आप आधी बाल्टी में डाल के रख देते हैं, ठीक है? और उसको आपने 1 दिन या 24 आवर्स उसको भिगोना है ताकि वो अच्छे से अपना सारा जो न्यूट्रिएंट्स है उस पानी में छोड़ दे। अब इस पानी में 10 पार्ट्स आपने डालना है पानी, मतलब जो आपका जो गोबर खाद वाला पानी था ना उसमें सादा पानी 10 पार्ट्स डालना है, 1:10 से चलना है और वो अपने रोज़ प्लांट के ऊपर डाल देना है। अब आपने जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है, कितनी बनानी है डिपेंड करता है कि आपके प्लांट्स कितने हैं। अब ये बात तो नहीं है कि आपके एक गमले में एक रोज़ प्लांट है तो आपने उसके लिए इतना बड़ा बाल्टा बना लिया, ऐसे नहीं है। वो तो आपकी अक्ल इतनी होगी ना कि आपने अपनी 1 पॉट के लिए कितना यूज़ करना है, या आपके 10 पॉट्स हैं तो उसके लिए कितना यूज़ करना है, वो आप देख लें। मैंने जो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है वो देनी तब है कि कॉम्प्ले फूट के अच्छे से जो पत्ते हैं वो निकल आए हैं। तो फ़ेब के जो मिड है या फ़ेब का जो एंड है यानी फरवरी का,
उसमें जो है वो अच्छे से पत्ते निकल आएँगे, ब्रांचेज़ फ़ॉर्म हो चुकी होंगी, तो आपने बर्ड फ़ॉर्मेशन को वहाँ पे प्लांट को मजबूर करना है कि अब वो बर्ड फ़ॉर्मेशन स्टार्ट करे। अब आपने देख लिया कि मेरे बताए हुए तरीकों से इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो प्लांट में बर्ड्स तो आ गई, यानी बर्ड्स आ गई लेकिन वो अभी खिली नहीं। अब इस पॉइंट पे यानी बर्ड्स अपीयर हो गई हैं, आपने आँखों से देख लिया कि बर्ड्स आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, अपने प्लांट को देनी है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, ठीक है? तो ये आपको अगर केमिकल उसमें लेंगे तो आप कहीं से भी सर्च कर लें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होगी, वो वाली फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिएगा। अगर आप मेरी तरह ऑर्गेनिक फार्म पे चल रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि पोटेशियम के लिए अगर आप बनाना पील यूज़ करते हैं, तो आप बनाना जो है उसकी सूखी हुई जो पील होती है, उसको आप अगेन या तो आप उसको उबाल के उसकी चाय बना लें या फिर उसको 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद फिर जो है उसके पानी को थोड़ा-सा डाइल्यूट कीजिएगा, इसको ज़्यादा डाइल्यूट मत कीजिएगा, थोड़ा डाइल्यूट करके अपने रोज़ प्लांट पे आप यूज़ कर लें। एक और ऑप्शन भी है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र तैयार करने का और ये बड़ा आज़मूदा है। जितने लोगों के पास रोज़ प्लांट है ना, आप उनसे पूछिएगा वो रोज़ प्लांट के ऊपर ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं और उनके फ्लावरिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो क्या है? फटकड़ी, फटकड़ी या एलम जिसको आप बोलते हैं, फटकड़ी होती है, ये होती बड़ी काम की है। लेकिन अगर आपने इसकी जो अमाउंट है वो गलत यूज़ कर ली ना, तो आप अगर आप कभी आपने अपने ऊपर यूज़ करनी हो जैसे हकीम बाज़ नुस्खे बताते हैं, तो आप तबाह और अगर आपने प्लांट के ऊपर गलत यूज़ कर ली तो आपका प्लांट तबाह, ठीक है? तो इसकी जो रेशो होगी ना यूज़ करने की वो क्या इसका फर्टिलाइज़र किस तरह बनाना है, वो आपने इस तरह से बनाना होगा कि आपने 1 गैलन पानी में 1 टीस्पून 1 गैलन पानी में 1 टीस्पून जो है वो जो फटकरी है उसको पीस के आपने डालना है, तो ये रेशो होगी पानी के साथ इसकी। और उसके बाद उस फर्टिलाइज़र को जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप डाल सकते हैं पौधों के ऊपर। आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी वो है एप्सम साल्ट और जो रोज़ प्लांट है ना वो एप्सम साल्ट को बहुत पसंद करता है यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको। तो एप्सम साल्ट तो मेरे पास हमेशा रहता ही है और आपके पास नहीं है तो आप नया अगर रोज़ प्लांट लवर हैं, एप्सम साल्ट कैसे बनाना है इसकी लिक्विड इसका कैसे बनाना है, वो ऐसे बनाना है कि आपने 1 गैलन पानी में 1 टेबलस्पून अब यहाँ पे हम टेबलस्पून पे आ गए हैं। 1 गैलन पानी में 1 टेबलस्पून आपने यूज़ करना है, उसको अच्छे से ये थोड़ा टाइम लेता है पानी में घुलने में, अच्छे से इसको घोलना है और घुलने देना है ताकि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो अच्छे से पानी में घुल जाएँ। तो ये अपने रोज़ प्लांट के ऊपर आपने यूज़ करना है एप्सम साल्ट, तो जब ये आप अपनी लास्ट फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ना पोटेशियम रिच वाली, तो उसके 5-6 दिन बाद भी डाल सकते हैं और सेम डे भी डाल सकते हैं। तो उससे आपका जो गुलाब का जो पत्तियाँ हैं ना, वो बड़ी लश ग्रीन आएँगी और जो जो फ्लावर है वो भी बड़ा लश होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आप मज़ीद रोज़ प्लांट के बारे में क्या जानना चाहते हैं।